हेलो पीपल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़बरदस्त होंगे। और मैं भी आपकी दुआ से बहुत ज़बरदस्त हूँ। आज हम शुरू करेंगे क्लास नंबर 5 ऑफ चैप्टर 3, एओए एंड एमओए। अभी तक क्लास 4 तक हमने क्या पढ़ लिया? क्लास 4 में हमने क्या पढ़ा था? अल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज एंड अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज में हमने चार चीज पढ़ी थी कि चार तरीके से हो सकता है। ऑब्जेक्ट क्लोज में दो तरीके पढ़े थे, सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 13 सबसेक्शन 8। अब आज हमारी क्लास हम शुरू करेंगे। ये है हमारा कौन सा? एमओए एंड एओए, यानी चैप्टर 3 की है आज हमारी क्लास नंबर 5। कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 5। आज शुरू करेंगे हम। अभी हमने कुल मिला के एमओए में कितने क्लोजेज है? 6 क्लोजेज। नाम बताएंगे फटाफट। नेम क्लोज सबसे पहला। दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। तीसरा, जल्दी फटाफट। तीसरा क्लोज, जल्दी। नेम क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, तीसरा क्लोज ऑब्जेक्ट क्लोज, चौथा क्लोज लायबिलिटी क्लोज, पांचवा क्लोज कैपिटल क्लोज, छठा क्लोज सब्सक्रिप्शन क्लोज। अभी हमने तीन क्लोज का अल्टरेशन पढ़ लिया है। अल्टरेशन ऑफ नेम क्लोज, अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज एंड अल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। अब आज हम पढ़ेंगे अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लोज। क्या पढ़ेंगे आज हम? अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लोज। सेक्शन कौन सा है इसका? इसका है सेक्शन सेक्शन 61 सब सेक्शन 1। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 61 सब सेक्शन 1। ठीक है, चलो। तो क्या बोलता है सेक्शन 61 सब सेक्शन 1? तो ये बोलता है कि कंपनी के एमओए के अंदर जो कैपिटल क्लोज है उसको चेंज करने के, यानी कैपिटल क्लोज को अल्टर करने के पांच तरीके हैं। पांच तरीके से ये क्लोज अल्टर हो सकता है। पहला, कैसे? तो इंक्रीज इन ऑथोराइज्ड कैपिटल। पहले लिख लो, फिर हर एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। दूसरा, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल इनटू शेयर्स ऑफ लार्जर अमाउंट। क्या बोला? कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल इनटू शेयर्स ऑफ लार्जर अमाउंट। तीसरा, कन्वर्जन ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स इनटू स्टॉक एंड वाइस ए वर्सा। ठीक है। चौथा, सब डिवीजन ऑफ शेयर्स इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉलर अमाउंट। एंड पांचवा, कैंसलेशन ऑफ unsubscribed portion of shares issued। कितने तरीके से अल्टर हो सकता है कैपिटल क्लोज कंपनी का? पांच तरीके से। पहला, इंक्रीज इन ऑथोराइज शेयर कैपिटल। दूसरा, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स इनटू द शेयर्स ऑफ लार्जर अमाउंट। तीसरा, कन्वर्जन ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स इनटू द स्टॉक एंड वाइस वर्सा। चौथा, सब डिवीजन ऑफ शेयर्स इनटू द शेयर्स ऑफ स्मॉलर अमाउंट। एंड पांचवा, कैंसलेशन ऑफ अनसब्सक्राइब्ड पोर्शन ऑफ शेयर्स इशूड। इशूड कैपिटल का अनसब्सक्राइब्ड पोर्शन। आइए, अब हर चीज पे अपने डिस्कस करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड ईच। आइए, सबसे पहला क्या बोला? सबसे पहला मैंने इंक्रीज इन ऑथोराइज्ड
कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब मालूम है ना? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी विच कंपनी कैन रेज। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच कंपनी कैन रेज, उससे ज्यादा अगर कंपनी को लेना है तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा? एमओए में ऑथोराइज कैपिटल को इंक्रीज करना पड़ेगा। वो इंक्रीज करेगी, कैपिटल क्लोज चेंज होगा, उसके बाद उससे ज्यादा वो रेज कर पाएगी। तो ऑथोराइज कैपिटल का मतलब होता है द मैक्सिमम अमाउंट विच कंपनी कैन रेज। समझ में आया? आइए समझ लीजिए, एक ये कंपनी है ए बी सी लिमिटेड। क्या नाम है कंपनी का? ए बी सी लिमिटेड। ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई है विथ, और ऑथोराइज कैपिटल का एक और नाम है ना, क्या नाम है? रजिस्टर्ड कैपिटल। एक और नाम है नॉमिनल कैपिटल। तो ऑथोराइज कैपिटल का मतलब वो कैपिटल है जो आपके एमओए में लिखा है, जो कंपनी रजिस्टर होने के टाइम एमओए में लिखती है। और एमओए का मतलब क्या? एज फ्रेम्ड बाय कंपनी एंड एज ओरिजिनली फ्रेम्ड बाय कंपनी एंड अल्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम। समझ में आया? तो कोई अल्टरेशन भी आएगा तो भी वो एमओए में हम लिखेंगे। तो जो अमाउंट एमओए में लिखी जाती है कैपिटल की, उसको बोला जाता है ऑथोराइज कैपिटल। और उसकी डेफिनेशन क्या है? ऑथोराइज कैपिटल इज द मैक्सिमम अमाउंट विच द कंपनी कैन रेज। समझ में आया? ये कितने कैपिटल से रजिस्टर्ड हुई? रजिस्टर्ड विथ कैपिटल ऑफ 20 लाख रुपीज। ये इसका कैपिटल था। ठीक है। अब कंपनी क्या चाह रही है? नाउ कंपनी वांट्स टू इंक्रीज इट्स ऑथोराइज्ड कैपिटल फ्रॉम 20 लाख टू 50 लाख, कि भाई 50 लाख करना है। क्या कंपनी ये कर सकती है? जल्दी बताइए, क्या कंपनी ये कर सकती है? ऑफ कोर्स यस। कैसे? हाउ इट विल बी डन? हाउ इट विल बी डन? तो पहला, पास बीआर। दूसरा, पास एसआर यानी स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे तो साथ में क्या फाइल करना पड़ेगा हमको? MGT 14। किसको? ROC को। कितने दिन में? विद इन 30 days। एंड तीसरा, फाइल करिए। क्या फाइल करना है? फॉर्म नंबर SH7। किसको? टू ROC। ये जो दोनों बातें लिखी है कि BR और SR पास करो, ये लिखिए सेक्शन 61 में। और ये जो लिखी है कि फाइल करना है फॉर्म ROC को SH7, ये लिखिए आपकी सेक्शन 64 में। समझ में आ रहा है क्या? क्या ऑथोराइज कैपिटल चेंज किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है? बिल्कुल। कैसे? बोर्ड रेजोल्यूशन पास करिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करिए, फॉर्म फाइल करिए, SH7 किसको? टू दी ROC। डन है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? ऑथोराइज कैपिटल का मतलब मैंने बताया, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट विच कंपनी कैन रेज। विच कंपनी कैन रेज ऑथोराइज कैपिटल। जो एमओए में कैपिटल क्लोज में लिखा जाता है वो क्या होता है? ऑथोराइज कैपिटल। आप किसी भी कंपनी का एमओए पढ़ेंगे, वहां पे जो कैपिटल अमाउंट लिखी होती है वो उसकी ऑथोराइज कैपिटल अमाउंट लिखी होती है कि मैक्सिमम कंपनी इतना इतना कैपिटल रेज कर सकती है, इतने कैपिटल के शेयर्स इशू कर सकती है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है भाई लोग? आइए दूसरा, सेकंड। सेकंड मैंने क्या लिखा था? सेकंड मैंने लिखा था कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स इनटू शेयर्स ऑफ लार्जर अमाउंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जल्दी बताइए कि कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? किसी को पता है तो कमेंट में बताइए फटाफट से। ये कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? जल्दी आओ मैं बताता हूँ। समझ लो, ये कंपनी है ए बी सी लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? ABC लिमिटेड। इसने क्या करा है? इसके है 1 लाख शेयर्स। इसके कितने शेयर्स है? 1 लाख शेयर्स है ऑफ 10 रुपीज ईच। तो इसका कैपिटल कितना है? 10 लाख रुपए का। ठीक है। ये इसकी अभी की परिस्थिति है। 1 लाख शेयर्स है कंपनी के ऑफ 10 रुपीज ईच, और टोटल कैपिटल कंपनी का कितना है? 10 लाख रुपए। अब आप मेरे को बताइए, यहीं पे मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज मींट बाय कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स? इसका मतलब क्या है? जल्दी बताइए। व्हाट इज मींट बाय कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स? तो आप लिख लेना आसान भाषा में, टू इंक्रीज दी
फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। आसान भाषा में अगर आपको कोई पूछे कि कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, तो बोल देने का कि भाई शेयर्स की फेस वैल्यू को इंक्रीज करना। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 1 लाख शेयर्स थे कंपनी के, कितने, फॉर 10 रुपीज ईच, 10 लाख कैपिटल था। कंपनी ने क्या करा, इस 1 लाख शेयर्स को कंपनी ने क्या करा, जो 10 रुपए ईच के शेयर थे उसको कर दिया 100 रुपए ईच। कितना कर दिया, 100 रुपए ईच का शेयर कर दिया। और कितने शेयर्स कर दिए, 1 लाख की जगह 10,000 शेयर्स। तो अब क्या हो गया, 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। कैपिटल अभी भी कितना है, 10 लाख। कैपिटल में कोई बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं हुई है। क्या हुआ है कि जो 1 लाख शेयर्स थे 10 रुपए के, अब कंपनी ने क्या करा, फेस वैल्यू बढ़ा दिया कि भाई 100 रुपए का एक शेयर है और नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 कर दिया। क्या शेयर होल्डर पे कोई फर्क पड़ा, कुछ नहीं पड़ा। समझ लो कि एक आदमी था ए, मिस्टर ए। मिस्टर ए के पास कुल मिला के 10,000 शेयर्स थे कंपनी के। कितने थे, 10,000 शेयर्स। कितने रुपए के, 10 रुपए वाले। कंपनी ने क्या करा, फेस वैल्यू कर दी 100, शेयर्स कर दिए 10,000। तो इसके जो 10 रुपए के शेयर्स थे उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 100 रुपए। और इसके 10,000 शेयर्स की जगह कितना हो गया, 1,000 शेयर्स। वो 10,000 में से 1,000 इसको दे दिए। तो इसकी तो अभी भी वैल्यू कितनी थी, लाख रुपए। इसकी अभी भी वैल्यू कितनी है, लाख रुपए। तो फर्क कुछ पड़ा नहीं। समझ में आ रहा है। तो जब कंपनी डिसाइड करती है कि मेरे को मेरे शेयर्स के फेस वैल्यू को इंक्रीज करना है और नंबर ऑफ शेयर्स कम करने हैं, कैपिटल उतना ही रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स इनटू द शेयर्स ऑफ लार्जर अमाउंट। क्या बोलते हैं उसको, यानी 10 रुपए का शेयर्स था उसको कंपनी ने 100 रुपए कर दिया, और 1 लाख शेयर्स थे उसकी जगह 10,000 शेयर्स हो गए। कैपिटल उतना ही है। क्या कंपनी ये कर सकती है क्या, जल्दी बताइए, क्या ऐसा कुछ कर सकती है क्या, कैन इट बी डन? आंसर इज यस। सो नाउ क्वेश्चन इज हाउ इट विल बी डन। कैसे किया जाएगा इसको, कैसे किया जाएगा, तो पास करो बी आर, फिर क्या पास करो एस आर। एस आर फाइल करें, पास करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको, MGT 14 फाइल करना पड़ेगा। कितने दिन में, 30 दिन में। किसको, ROC को। फिर क्या कर दो, फिर फॉर्म फाइल कर दो SH7, किसको, ROC को। खत्म। कंसोलिडेट कर दिया हमने शेयर्स को ऑफ स्मॉलर अमाउंट इनटू अ लार्जर अमाउंट। 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर था, हमने कर दिया 100 रुपए में। 100 रुपए की फेस वैल्यू का, पहले 1 लाख शेयर इशू था, अब कितने हो गए, 10,000 शेयर्स। समझ में आ रहा है। क्या हमने 10,000 करे, वो 100 रुपए फेस वैल्यू कर दी तो ऑटोमेटिक वो 10,000 हो, कैपिटल 10 लाख रुपए है। समझ में आ रहा है। इसी से मिलता जुलता, इसी से मिलता जुलता। क्या, सब डिविजन ऑफ शेयर्स इनटू अ शेयर्स ऑफ स्मॉलर अमाउंट। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, समझ लो एक कंपनी है, कौन सी, ABC लिमिटेड। ठीक है, उसके कितने थे, उसके 10,000 शेयर इशूड थे। और कितने के थे, 100 रुपए ईच के शेयर्स थे। कंपनी का कैपिटल कितना था, 10 लाख रुपए का। अब वापिस मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय सब डिविजन ऑफ शेयर्स, जल्दी। तो क्या है इसका आंसर, आसान भाषा में, टू डिक्रीज दी फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो अब कंपनी ने क्या करा कि 10,000 शेयर्स थे 100 रुपए ईच के, कंपनी चाह रही है इसको सब डिवाइड करना। तो ये जो 100 रुपए ईच के शेयर्स थे कंपनी ने इसको 10 पार्ट में सब डिवाइड कर दिए। तो अब ये हो गया शेयर्स कितने का, 10 रुपए ईच का। तो अब 10,000 शेयर्स थे 100 रुपए ईच के, तो अब 10 रुपए ईच के कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 रुपए ईच। और ये कितना हो गया, 10 लाख रुपए कैपिटल। यानी वही वाला, अगर मिस्टर ए के पास 1,000 शेयर्स थे 100 रुपए ईच के, तो 10 रुपए ईच के कितने शेयर हो जाएंगे, 10,000 शेयर्स। शेयर्स कैपिटल उसका अमाउंट उतना ही इन्वेस्टेड रहेगा। समझ में आ रहा है। क्या ये करा किया जा सकता है, ऑफ कोर्स किया जा सकता है। एंड हाउ विल इट बी डन, कैसे किया जाएगा, तो वही, पहला, पास करो क्या, बोर्ड रिजोल्यूशन। दूसरा, पास करो क्या, स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया तो क्या करना पड़ेगा हमको, MGT 14 फाइल करना पड़ेगा। किसको, ROC को। कितने दिनों में, 30 दिनों में। फिर क्या कर दो, फाइल कर दो
क्या फोन नंबर SH7 किसको? ROC को। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबके? मैं मतलब बता रहा हूँ कि किस तरीके से कैपिटल क्लोज चेंज होता है। समझ में आ रहा है क्या? जल्दी समझ में आ रहा है क्या? आइए फोर्थ क्या है? कन्वर्जन। किसका कन्वर्जन? ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स इनटू, किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? इनटू स्टॉक एंड वाइस ए वर्सा। समझ में आ रहा है? अब आप मेरे को एक फर्क बताइए जो आप ट्वेल्थ में पढ़ के भी आए हैं, ट्वेल्थ में पढ़ा है, इलेवेंथ में पढ़ा है, उसके आगे पढ़ा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड द स्टॉक? आपको पढ़ाया होगा अकाउंट की क्लास में, आपके अकाउंट के प्रोफेसर्स ने आपको कॉलेज में पढ़ाया होगा, अगर आप गए हो तो इलेवेंथ ट्वेल्थ में आप पढ़े हो। आप मेरे को बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड स्टॉक? आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा कि एक शेयर होता है तो उसको बोलते हैं शेयर्स, एंड बंडल ऑफ शेयर्स होते हैं, एक से ज्यादा शेयर हो तो उसको बोलते हैं स्टॉक। ऐसा कुछ पढ़ के आए हो आप? ऐसा कुछ पढ़ के आए हो? बिल्कुल गलत पढ़ा है वो। ये कुछ होता ही नहीं है। ये ठीक है बताने के लिए उन्होंने बता दिया है कि एक शेयर्स को आप शेयर बोलते हो और एक से ज्यादा शेयर हो गया, बंडल हो गया तो स्टॉक। ये कहने को है, यानी एक शेयर शेयर ने, एक से ज्यादा शेयर गिदड़। मतलब ऐसा नहीं है कि एक शेयर यानी शेयर और एक से ज्यादा शेयर बंडल ऑफ शेयर यानी स्टॉक। एक शेयर भी शेयर ही है और बहुत सारे शेयर भी शेयर्स ही है। आप बोलोगे सर ये क्या नया पढ़ा रहे हो? अभी आपको आगे मैं पूरा समझाऊंगा कि शेयर्स और स्टॉक का एग्जैक्टली मेन डिफरेंस क्या है। असल में कोई डिफरेंस है भी कि नहीं है, और नहीं है तो दोनों को अलग अलग क्यों यूज करते हैं वो अभी हम समझेंगे। अब आपने अभी आज थोड़ी दिक्कत आपको आई कि आप वो फिट करके आए हो कि यार शेयर मतलब एक शेयर और स्टॉक मतलब इधर बहुत सारे शेयर, यानी झुंड में तो स्टॉक आता है मुन्ना, शेर अकेला आता है। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। शिवाजी तो बॉस यहाँ पे बनने की जरूरत नहीं है। अब आप बताओ, मैं आपको बताऊं। आओ, समझ लो ये कंपनी है ABC लिमिटेड। ABC लिमिटेड का कैपिटल कितना है? शेयर कैपिटल कितना है इसका? 10 लाख रुपए। अब आप कैपिटल को, आपने ट्वेल्थ में पढ़ के आए, कंपनी उसके कैपिटल को बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट कैसे करती है? तो अब मैं आपको बताता हूं कि कंपनी अपने कैपिटल को बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। टू रिप्रेजेंट कैपिटल, समझ लो अभी, ये 10 लाख का कैपिटल है। नाउ टू रिप्रेजेंट दिस कैपिटल ऑफ 10 लाख इन बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, यानी ABC लिमिटेड का, देर आर टू वेज, दो तरीके हैं। क्या है? ये कैपिटल को बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। पहला, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, और दूसरा इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक। तो क्या है, जो कंपनी का कैपिटल होता है उसको बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। पहला इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, दूसरा इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक। जब कंपनी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स रिप्रेजेंट करती है, क्या लिखती है उसके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड? वो लिखती है कि 10,000 शेयर्स या 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इज इक्वल टू कितना कैपिटल हो गया भाई? 10 लाख रुपए का, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से रिप्रेजेंट करती है बैलेंस शीट में कि 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो 10 लाख रुपए का कैपिटल हो गया। तो जब कंपनी शेयर्स के फॉर्म में अपने कैपिटल को रिप्रेजेंट करती है तो उसको बोला जाता है शेयर, चाहे वो एक शेयर हो, चाहे 1,000 शेयर हो, चाहे 1 लाख शेयर हो। अब बताओ यहाँ पे 1 लाख शेयर को कंपनी ने स्टॉक क्यों नहीं लिख दिया? अगर आप बोल रहे हो बंडल ऑफ शेयर यानी स्टॉक, तो फिर क्यों यहाँ पे लिखा है 1 लाख शेयर? जिस अकाउंट की क्लास में आपने ये पढ़ा है कि शेयर, एक शेयर मतलब शेयर और एक से ज्यादा यानी बंडल ऑफ शेयर मतलब स्टॉक, उसी अकाउंट की क्लास में, उसी क्लास में आपने पढ़ लिया होगा जब वो आपका प्रोफेसर आपको क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, कंपनी में लिखा होगा 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो जब अगर एक से ज्यादा शेयर को स्टॉक बोलते हैं तो यहाँ क्यों लिख दिया 1 लाख शेयर? क्योंकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। एक शेयर भी शेयर ही है, 1 लाख शेयर भी शेयर ही है, अगर उसको एज अ शेयर रिप्रेजेंट किया है बैलेंस शीट के अंदर।
और अगर उसको एज अ स्टॉक रिप्रेजेंट किया है तो वो स्टॉक है। फिर वो एक शेयर का स्टॉक है या बंडल ऑफ शेयर्स का स्टॉक है। तो कंपनी ने किस तरीके से उसके कैपिटल को बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट किया है उस पे डिपेंड करेगा कि वो शेयर है या स्टॉक, ना कि वो एक है ना एक से ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर कंपनी ने इन द फॉर्म ऑफ शेयर अपने कैपिटल को रिप्रेजेंट किया है तो उसको क्या माना जाएगा? शेयर्स। कि भाई 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 इज तो 10 लाख का कैपिटल है। कंपनी जब स्टॉक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगी, कैसे करेगी वो भी बताऊंगा, तो उसको बोलेंगे स्टॉक। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो कितना कंपनी का हो गया? 10 लाख रुपए का कैपिटल हो गया। 10 लाख रुपए का। अच्छा, अब ये जो है मेरे को बताओ, 10 लाख रुपए का कैपिटल कंपनी ने एंट्री करी, अब कंपनी क्या करेगी? जल्दी बताओ, कंपनी क्या करेगी? कंपनी क्या करेगी? तो कंपनी ये जो 1 लाख शेयर्स है, ये 1 लाख शेयर्स इशू कर देगी। बराबर? क्यों 1 लाख शेयर इशू करेगी ऑफ 10 ईच? क्योंकि कितने कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंटेड? इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। कंपनी ने इस तरीके से लिखा 1 लाख शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, और उसके बाद क्या करा? 1 लाख शेयर इशू कर दिए। क्यों 1 लाख शेयर इशू करे? बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। तो इसलिए उसने क्या करा? क्या करा? 1 लाख शेयर इशू करे, यानी कि शेयर सर्टिफिकेट दिए हैं उसके सारे शेयर होल्डर्स को। क्या दिया है? शेयर सर्टिफिकेट। किसके? ऑफ 1 लाख शेयर्स के। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? अब वही समझ लो, समझ लो। दूसरा क्या है? इन दी फॉर्म ऑफ स्टॉक। कंपनी यहाँ पे, कंपनी का 10 लाख रुपए का कैपिटल है। कितना कैपिटल है? 10 लाख रुपए का मैंने ऊपर बताया। अब कंपनी चाहती है क्या? इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक, स्टॉक के फॉर्म में। तो कंपनी क्या लिखेगी? तो कंपनी लिखेगी इसके बैलेंस शीट में ₹10 लाख स्टॉक। वहां पे क्या लिखा था? 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इज इक्वल टू 10 लाख रुपया कैपिटल। यहाँ पे क्या लिख दिया? ₹10 लाख स्टॉक इज इक्वल टू कैपिटल कितना हो गया? ₹10 लाख। इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। तो अब जब यहाँ पे ऐसा रिप्रेजेंट किया, तो अब ये जो कंपनी है ABC लिमिटेड, ये क्या करेगी? समझ लो, इसका एक शेयर होल्डर है यासीन। यासीन ने क्या किया? यासीन आया ABC लिमिटेड के पास और इसने क्या दिए इसको? 1 लाख रुपए दिए। कितने दिए? 1 लाख रुपए। तो अब ABC लिमिटेड जो है वो यासीन को क्या देगी? क्या देगी वो यासीन को? वो देगी स्टॉक सर्टिफिकेट। कितने का? ऑफ ₹1 लाख। 1 लाख रुपए के वो स्टॉक दे देगी। क्या देगी? 1 लाख रुपीज का स्टॉक सर्टिफिकेट दे देगी। अब अगर मैं वाकई में आपको कोई डिफरेंस बताऊं कि शेयर्स और स्टॉक में डिफरेंस क्या है, तो एकमात्र डिफरेंस है कि ये जो शेयर है इसकी होती है फेस वैल्यू, और ये जो स्टॉक है इसकी कोई फेस वैल्यू नहीं होती है। ये सीधा लिखा था 1 लाख रुपए का स्टॉक, 10 लाख रुपए के स्टॉक। आपने 1 लाख रुपए दिए तो आपको दे देंगे कि 1 लाख रुपए का स्टॉक है आपके पास। पर आप जब शेयर्स खरीदोगे, कंपनी ने उसकी फेस वैल्यू लिखी होती है कि 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। आप जब खरीदोगे तो उसकी फेस वैल्यू होती है। तो शेयर्स की फेस वैल्यू होती है, स्टॉक की फेस वैल्यू नहीं होती। चाहे 1 शेयर्स हो, चाहे 1 लाख शेयर्स हो, उसको शेयर्स बोला जाएगा अगर कंपनी ने उसके कैपिटल को किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है? शेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। और अगर कंपनी ने उसके कैपिटल को स्टॉक के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, तो चाहे वो 1 है, चाहे 100 है, चाहे 1 लाख है, उसको स्टॉक बोला जाएगा। इंडिया में 99.99% कंपनी शेयर्स के फॉर्म में अपने कैपिटल को रिप्रेजेंट करती है। तो समझ में मेरे ख्याल में आपको आ गया होगा कि असल में शेयर और स्टॉक का डिफरेंस क्या है। मैं आपको इसको रिलेट करके बताऊं एक और जगह से। डेप्रिसिएशन, आपने डेफिनेशन पढ़ा है? डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज अ ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। ऐसा कुछ पढ़ा है आपने 12वीं में? ड्यू टू इट्स यूज, वियर एंड टेयर वगैरह वगैरह, और लास्ट में क्या हो जाती है? स्क्रैप वैल्यू आ जाती है उसकी। तो आप मेरे को बताओ, अगर मैं इस डेफिनेशन पे जाऊं, ये भी फालतू डेफिनेशन है। लिखने को लिखा है, आप यही लिखेंगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, पर लॉजिक बताओ। आओ, ये नॉट फॉर एग्जाम में आपको एक चीज बता रहा हूँ, खाली लिंक करवाने के लिए कि डेप्रिसिएशन क्या है। वो कहने को तो है इट इज अ ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स ड्यू टू द वियर एंड टेयर एंड यूज, एंड उसके बाद जब उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। आप समझिए, मैंने एक कार ली, ये कार की वैल्यू है जब मैंने नई ली 20 लाख रुपए की, और इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 साल की। समझे?
अब मैं हर साल इसका डेप्रिसिएशन काट रहा हूँ 2 लाख रुपए, ठीक है। तो 10 साल के बाद क्या हो गया, मैंने 2 लाख कर लिया, अब यहाँ 10 साल हो गए, तो पूरा 20 लाख का कार डेप्रिशिएट हो गया, तो कार की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए लॉजिक के हिसाब से? हर साल का 2 लाख का डेप्रिसिएशन जा रहा है, 10 साल के बाद 20 लाख खत्म, कार की वैल्यू होनी चाहिए 0। मैंने 10 साल के बाद कार को बेची, कार बिक गई 4 लाख रुपए में। तो अब मेरे को बताओ कि जो डेफिनेशन में लिखा है ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स ड्यू टू इट्स वेयर एंड टेयर ड्यू टू इट्स और यूज इन इज यूजफुल लाइफ एंड बाद में इसकी वैल्यू 0, तो क्या है अब बताओ? तो 4 लाख में कैसे बिक गई फिर? अगर आप डेफिनेशन पे जाओगे तो 0 अमाउंट हो गया ना, तो ये बिकनी नहीं चाहिए। 4 लाख रुपए की कैसे बिक गई? तो डेप्रिसिएशन की आपको मैं एक आसान चीज बता दूं डेप्रिसिएशन के बारे में, तो इट इज नथिंग बट इट इज अ मेथड। डेप्रिसिएशन एक मेथड है, किस चीज का मेथड है? ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या रिकॉर्ड करना है? ऑफ रिकॉर्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करने का एक वो तरीका है बस, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं है। फिर आप कुछ भी डेफिनेशन लिखो, लेकिन आप जब डेफिनेशन को रियल लाइफ से कनेक्ट करने जाएंगे तो आपको लगेगा तो गलत लिखा है। वो गलत नहीं लिखा है, वो डेफिनेशन है, लेकिन आपको लॉजिकली समझना है कि वो क्या है। वो कुछ नहीं है, असल में एक तरीका है टू रिकॉर्ड दी कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप कैसे करेंगे? दो तरीके, अमोर्टाइजेशन कर दो, पूरा 20 लाख एक ही बार में लिख दो, या तो फिर क्या करो, हर साल 2-2 लाख 2-2 लाख जा रहा है उसकी यूजफुल लाइफ तक। तो बस खाली वो रिकॉर्ड करने के लिए एक मेथड है, बाकी उसको आप रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे तो हर बार ऐसे ही पाएंगे कि यार यूजफुल लाइफ तो खत्म हो गई, तो अब तो वैल्यू 0 होनी चाहिए, पर ये तो 4 लाख में बिक गई, तो ये क्या हो रहा है? तो वो किताबी कीड़ा वो है, किताब में लिखने के लिए वो डेफिनेशन है। लॉजिक क्या है? बस ये एक मेथड है डेप्रिसिएशन। किस चीज के लिए मेथड है? टू बुक टू रिकॉर्ड द कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। उसी तरह ये जो स्टॉक एंड शेयर्स है, इट इज जस्ट टू वे टू रिप्रेजेंट द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। समझ में आ रहा है? चलो आप आगे आओ, बहुत ज्ञान दिया इस पर मैंने तुमको। आ जाओ। अब 4 हो गए, पांचवा। पांचवा, कैंसलेशन किसका? ऑफ दी अनसब्सक्राइब्ड पोर्शन ऑफ शेयर्स इशूड। क्या है ये? समझिए, ये कंपनी है ए बी सी लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? ए बी सी लिमिटेड। इसने पब्लिक को कितने शेयर्स इशू किए? इशू किए 1 लाख शेयर्स। कितने इशू किए? 1 लाख शेयर्स। अब ये जो पब्लिक है, इसने सब्सक्राइब कितने करे? जो इसने 1 लाख शेयर इशू किए थे, तो उसके सामने पब्लिक ने कितने शेयर सब्सक्राइब किए? 90,000 शेयर्स। ये 10,000 जो शेयर्स थे, जो 10,000 शेयर्स बचे, ये क्या हो गए? अनसब्सक्राइब्ड। इसको किसी ने लिया नहीं। अब कंपनी चाहे तो ये जो अनसब्सक्राइब्ड वाला पोर्शन है, ये शेयर्स को, अब कंपनी ने रखा 1 महीना 2 महीने 1 साल हो गया, अब कंपनी को ना दूसरे कैपिटल की जरूरत है, कैपिटल की जरूरत है ही नहीं, और ये 10,000 शेयर्स जो अनसब्सक्राइब्ड है, कंपनी क्या करेगी? 10,000 शेयर्स को कर देगी कैंसल। इसको कंपनी ने कर दिया कैंसल। और इसको जो कैंसिल कर दिया, इसको और भी एक नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिम्यूनिशन, डिमिन्यूशन, सॉरी, डिमिन्यूशन ऑफ शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं? डिमिन्यूशन ऑफ शेयर कैपिटल। इसका मतलब हुआ, डिमिन्यूशन ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब कैंसलेशन ऑफ अनसब्सक्राइब्ड पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल। आप मेरे को बताइए, खाली ऐसे ही पूछ रहा हूँ, कुछ ना समझ में आया तो छोड़ देना, इसको हम आगे पढ़ेंगे, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, दिमाग में आया तो। क्या ये अनसब्सक्राइब पोर्शन जो था, इसको जब कंपनी ने कैंसिल किया, तो क्या कंपनी का कैपिटल रिडक्शन हुआ क्या? कंपनी के कैपिटल में कुछ रिडक्शन आया क्या? जल्दी, क्योंकि हम सेक्शन 66 जब पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में शेयर कैपिटल में, तो उसमें पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ कैपिटल। तो आप मेरे को बताइए, क्या ये अनसब्सक्राइब पोर्शन मैंने कैंसिल किया तो कंपनी के कैपिटल में रिडक्शन आया क्या? कंपनी का कैपिटल अभी कितना है इशूड? 90,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, जो कंपनी ने क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब किया पब्लिक ने, तो 9 लाख कर लिया। ये दूसरा जो 10,000 शेयर्स है, ये 1 लाख रुपए का, 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ये तो सब्सक्राइब ही नहीं करा था।
और अनसब्सक्राइब को कैंसिल किया, तो क्या इससे कैपिटल में कुछ रिडक्शन आया क्या? 9 लाख था, 9 लाख है। उसने 10 लाख, 10,000, 1 लाख शेयर इशू किए थे 10 इंच, पर पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया? 90,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 इंच, 9 लाख का कैपिटल था। और जो अनसब्सक्राइब था इसको कैंसिल किया, तो ये तो कैपिटल आया ही नहीं था। और उसको कैंसिल कर दिया, तो कैपिटल में रिडक्शन हुआ क्या? रिडक्शन हुआ नहीं है। ये अभी अगर ये सुन के समझ में आया है तो ले लो, नहीं आया तो छोड़ दो, आगे पढ़ेंगे। बस दिमाग में आया तो मैंने बता दिया। इसको क्या बोलते हैं? डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल, मतलब कैंसिलेशन ऑफ अनसब्सक्राइब पोर्शन ऑफ द इशूड कैपिटल। इससे भी आपका जो कैपिटल क्लोज है वो होता है अल्टर। ठीक है, तो 5 तरीके मैंने आपको बता दिए कैपिटल क्लोज को अल्टर करने के लिए। सबसे पहला इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल। दूसरा मैंने आपको बता दिया कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स इनटू शेयर्स ऑफ लार्जर अमाउंट। फिर मैंने बताया सब डिविजन ऑफ शेयर्स इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉलर अमाउंट। फिर मैंने बताया कन्वर्जन ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स इनटू स्टॉक एंड वाइस वर्सा। एंड लास्ट में हमने ये पढ़ लिया कैंसिलेशन ऑफ अनसब्सक्राइब पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल, शेयर्स इशूड। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमारा खत्म हुआ क्या? अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल क्लोज। आओ अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ, अल्टरेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लोज। ये भी गजब है, इसको भी पढ़ने में आएगी मजा। कितने? दो तरीके हैं लाइबिलिटी क्लोज को चेंज करने के। कितने तरीके हैं? तो भाई दो तरीके हैं। कितने? दो तरीके हैं। पहला तरीका, पहला तरीका क्या है कि भाई जो अनलिमिटेड कंपनी है, अनलिमिटेड कंपनी है, वो उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं किस में? इनटू अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अनलिमिटेड कंपनी को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इनटू अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। और दूसरा तरीका क्या है? सेकंड वे, कि भाई ये जो कंपनी है ये क्या है? लिमिटेड बाय गारंटी। इसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं किस में? इनटू अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। समझ में आया? तो दो तरीके हैं आपके लायबिलिटी क्लोज को चेंज करने के लिए। पहला ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी से लेके चेंज करें कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब हम इसकी बात करें, ये वाले तरीके की, तो कौन बात करता है इस तरीके पे? इस तरीके पे बात करता है हमारा रूल नंबर 37। किसका? ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। कौन बात करता है इस पे? रूल 37 ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। अब वो क्या बोलता है कि अगर अनलिमिटेड कंपनी को अपने आप को कन्वर्ट करवाना है किस में? इनटू कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो क्या कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। कैसे करेगी? तो ये कहता है आप पास करो पहले, क्या पास करो पहले? बोर्ड रिजोल्यूशन। फिर क्या पास करो? फिर आप पास करो स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन फाइल करोगे तो एमजीटी 14 आपको फाइल करना है आरओसी को कितने दिनों में? 30 दिनों के अंदर। फिर इसके बाद आप क्या करो? थर्ड, आप करो पब्लिश। क्या पब्लिश करो? एडवर्टीजमेंट। किस बारे में? कि भाई हम अनलिमिटेड कंपनी थे और अनलिमिटेड से अब हम कन्वर्ट होके क्या बनने जा रहे हैं? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, यानी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो एडवर्टीजमेंट करो किस में? इन टू न्यूज़पेपर्स में। कौन से दो न्यूज़पेपर्स? तो पहला इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर। दूसरा वर्नैकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर। वर्नैकुलर लैंग्वेज मतलब रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज कहाँ की? जहाँ पे कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है बिहार में, तो कौन सी लैंग्वेज में देना पड़ेगा? वर्नैकुलर, भोजपुरी लैंग्वेज में। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? उसके बाद और वो ये कौन से, ये एडवर्टाइजमेंट कौन से फॉर्म में दी जाएगी? इन फॉर्म नंबर INC 27A, बराबर है। और उसके बाद डी, ये कंपनी जो है ये आरओसी को क्या देगी? इट शैल मेक एप्लीकेशन टू द आरओसी इन फॉर्म नंबर, कौन से फॉर्म में? INC
27 क्यों देगी एप्लीकेशन? फॉर अप्रूवल, अप्रूवल लेने के लिए कि भाई हाँ, हम अनलिमिटेड से लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बनने जा रहे हैं, लिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, ये हम बनने जा रहे हैं। और रूल 39 क्या बोलता है? ये बात करेगा किसकी? यहाँ पे बात करेंगे रूल 39 ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और वो कन्वर्ट होकर बनने जा रही है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी मेंबर्स की लायबिलिटी अभी थी लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी, लेकिन अब लायबिलिटी क्या हो जाएगी? लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब कहाँ पे चली जाएगी? एन अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स। तो कन्वर्ट यहाँ पे लायबिलिटी होने जा रही है, कैसे करेंगे? रूल 39 बोलता है, पहला पास करो क्या? बाय बोर्ड रेजोल्यूशन। दूसरा पास करो क्या? बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे तो क्या करना पड़ेगा? एमजीटी 14 फाइल करना पड़ेगा आरओसी को 30 दिन के अंदर। फिर क्या करना पड़ेगा? सी, कंपनी जो है वो क्या करेगी? आरओसी को क्या देगी? वही एप्लीकेशन, कौन से फॉर्म में? आईएनसी 27, क्या करने के लिए? फॉर आरओसी अप्रूवल। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? ये यहीं पे खत्म होता है। इसकी इस पे हम चर्चा करेंगे अभी। यानी जो अनलिमिटेड कंपनी है, यानी ऐसी कंपनी है जिसके मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, वो कन्वर्ट होके कम बनने जा रही है ऐसी कंपनी में जिसकी मेंबर्स की लायबिलिटी होगी लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी सिर्फ इतनी लायबिलिटी हो जाएगी जितना उनका अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स है। तो ये तो बड़ी बात है। पहले ऐसा था कि उसको क्रेडिटर्स को कोई टेंशन नहीं, बोले अगर कंपनी ने कुछ कांड कर दिया तो उसके मेंबर्स के घर वर बिकवा के हम ले लेंगे भाई। लेकिन अब काय में कन्वर्ट हो रही है? ये कन्वर्ट हो रही है किस में? लिमिटेड बाय शेयर, यानी कंपनी ने कांड करा तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, कंपनी के पास है तो ठीक है, नहीं है तो बलून। तो अब इस पे थोड़ी और आगे चर्चा होगी। तो क्या बोला? कंडीशंस तो कुछ होनी चाहिए ना। आप इतना बड़ा कन्वर्ट होने जा रहे हो तो कुछ कंडीशंस पहले आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, तभी तो जाके आप कन्वर्ट हो पाओगे। अगर कोई कंपनी है जिसकी लायबिलिटी जो अनलिमिटेड कंपनी है और वो कन्वर्ट होने जा रही है इनटू अ लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी, तो उसको पहले कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी, तभी जाके वो कन्वर्ट हो सकती है। तो आइए लिखिए, कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बिफोर कन्वर्टिंग अनलिमिटेड कंपनी इनटू अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अगर आपको अनलिमिटेड कंपनी को कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में कन्वर्ट करना है, आप कर सकते हो। प्रोसेस बता दिया, बीआर पास करो, एसआर पास करो, एडवर्टीजमेंट दो, आरओसी से अप्रूवल लो। लेकिन ये सब काम करने से पहले आपको ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी, तभी आप सोच सकते हैं कि हाँ चलो मेरे को करना है और मैं आगे का प्रोसीजर करूं। तो ये सारी चीजें आपको सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। क्या? पहला, ये जो कंपनी है अनलिमिटेड, इसकी जो नेटवर्थ है, कंपनीज नेटवर्थ शैल नॉट बी नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। चाहे रुपया हो, लेकिन पॉजिटिव नेटवर्थ होनी चाहिए। नेगेटिव नेटवर्थ हुई, आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरा, ये जो कंपनी है यानी अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी हैज नॉट मेड एन एप्लीकेशन, किस चीज के लिए? फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ इट्स नेम। अब स्ट्राइकिंग ऑफ, या तो कंपनी ने खुद ने एप्लीकेशन ना दिया हो और वो एप्लीकेशन दिया हो स्ट्राइक ऑफ के लिए और वो पेंडिंग है, या तो आरओसी ने खुद इनिशिएट कर दिया हो इसका स्ट्राइकिंग ऑफ और इसने फिर बाद में करा हो कि नहीं यार अपील करा हो कि नहीं करना हो करना और वो पेंडिंग है। तो अगर ऐसा कुछ है कि अगर आपने एप्लीकेशन दे दिया है फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ इट्स नेम, तो आप एक तरफ तो कंपनी बंद करना चाह रहे हैं फिर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ये क्या बात है? दो बातें कैसे हो रही है? तो अगर आपने एप्लीकेशन दिया है फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ इट्स नेम और वो पेंडिंग है, तो भी आप अनलिमिटेड कंपनी से लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो नहीं पाएंगे। दूसरा, तीसरा सॉरी, नो पेटिशन
फॉर वाइंडिंग अप स्पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी, यानी कंपनी वाइंडिंग अप में भी नहीं होनी चाहिए, इतना समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था स्ट्राइकिंग ऑफ और वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप दोनों प्रोसीजर है कंपनी को डिसॉल्व कराने के लिए। यानी वाइंडिंग अप में क्या, जब कंपनी के पास असेट्स एंड लायबिलिटी दोनों होती है तो कंपनी उसको बेचती है, असेट्स को बेचती है, लायबिलिटी को पे ऑफ करती है, और तो उसको बोलता है वाइंडिंग अप ने, उसके बाद वो डिसॉल्व होती है। स्ट्राइकिंग ऑफ में जब असेट्स और लायबिलिटी नहीं है तो इतना लंबे प्रोसीजर में क्यों जाना, स्ट्राइक लेके उसका नाम स्ट्राइक ऑफ कर दो और फिर वो डिसॉल्व होती है। तो अगर कंपनी वाइंडिंग अप में चल रही है, इन उसके असेट्स और लायबिलिटी बेचने वाले हैं, और फिर आप आके बोल रहे हो कन्वर्ट करना, अरे भाई तुम बंद होने के कगार पे जा रहे हो, तुम्हारे अगेंस्ट या तो तुमने खुद ने वॉलंटरी वाइंडिंग अप कर रहे हो, या तुम्हारे अगेंस्ट पेटिशन चालू है वाइंडिंग अप की कि वो कंपनी को वाइंड अप करो, और तुम फिर ये क्या कर रहे हो, कन्वर्ट के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हो। तो आप कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे अगर कंपनी वाइंडिंग अप में है, तो वो कंपनी कन्वर्ट हो नहीं सकती है। कंपनी स्ट्राइकिंग ऑफ में है तो कंपनी कन्वर्ट हो नहीं सकती है। समझ में आया? चौथा, कंपनी हैज नॉट मेड एनी डिफॉल्ट इन फाइलिंग इट्स एनुअल रिटर्न्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब एओसी 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और एमजीटी 7 फॉर्म है एनुअल रिटर्न का। अगर कंपनी ने अपने एनुअल रिटर्न या अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल करने में कोई डिफॉल्ट करा है, तो भी वो कंपनी अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर पाएगी। पहले भाई सारा डिफॉल्ट खत्म करो, सारे फॉर्म्स को फाइल करो, अब फाइल नहीं करने पे जो पेनल्टी लगी वो भरो, उसके बाद ही सोचना कि तुमको कन्वर्ट होना है। तो अगर कंपनी ने कोई डिफॉल्ट करा है इन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो अपने आप को कन्वर्ट करवा पाएगी नहीं फ्रॉम अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी टू कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में। समझ में आ रहा है? अच्छा, जो डायरेक्टर है कंपनी के, कौन सी कंपनी के है, जो कंपनी अभी अनलिमिटेड कंपनी है, तो डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी हैज नॉट मेड एनी डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। यानी आप समझिए कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे, उन्होंने क्या करा था, कंपनी के शेयर्स को परचेस किया था, और जो कॉल्स इन एरर्स है, 10 रुपए का शेयर परचेस किया था, 6 रुपए पे कर दिए थे, 4 रुपए पे करना बाकी था। अब कंपनी ने वो 4 रुपए अभी तो मंगाए ही नहीं है, यानी जो डायरेक्टर्स है उनके कॉल्स इन एरर्स पड़े हैं 4 रुपए के, और आप बोलने जा रहे हो कि आपको कन्वर्ट करना है, नहीं करने देंगे। तो जो भी कॉल्स इन एरर्स है डायरेक्टर्स का, पहले आप उनको मंगाइए, वो नहीं दे रहे हैं तो किसी तरह लीजिए, वरना आपको कन्वर्ट करने देंगे नहीं। तो कॉल्स इन एरर्स नहीं होना चाहिए। अगर डायरेक्टर ने डिफॉल्ट करा है कॉल्स इन एरर्स का पेमेंट करने में, तो वो कंपनी जो है अनलिमिटेड कंपनी, वो अपने आप को कन्वर्ट नहीं करवा पाएगी इनटू द लिमिटेड लायबिलिटी बाय शेयर्स। एंड लास्ट कंडीशंस, नो इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन और इंक्वायरी शैल बी पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी। अगर आप अनलिमिटेड कंपनी हो और आपके खिलाफ तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई इंस्पेक्शन चल रहा है, कोई इंक्वायरी चल रहा है गवर्नमेंट का, तो उस दौरान जब कि वो इन्वेस्टिगेशन या इंस्पेक्शन या इंक्वायरी पेंडिंग है, आप कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। तो ये सारी कंडीशन आप फुलफिल करेंगे कि आपका नेटवर्क पॉजिटिव होना चाहिए, आपका एप्लीकेशन आपने नहीं डाली हुई होनी चाहिए स्ट्राइक ऑफ की, और वो पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, आपके माइनिंग का पिटीशन पेंडिंग नहीं होना चाहिए, फिर आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया हुआ होना चाहिए एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग में, आपके डायरेक्टर्स के कॉल्स इन एरर्स में आपने डिफॉल्ट नहीं किया हुआ होना चाहिए, सारा पैसा उनका आ जाना चाहिए, और आपके अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन या इंस्पेक्शन या इंक्वायरी पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। ये सारा कुछ है तो आप कन्वर्ट की एप्लीकेशन लगा सकते हैं फ्रॉम अनलिमिटेड कंपनी टू लिमिटेड कंपनी। समझ में आ रहा है? चलो, ये सब कुछ आपने सेटिस्फाई किया था, और आपने एप्लीकेशन लगाया, आरओसी का अप्रूवल आ गया, और आप अब कन्वर्ट हो गए फ्रॉम अनलिमिटेड कंपनी टू द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो कन्वर्ट होने के बाद भी कुछ कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी है।
तो ये तो क्या थी कन्वर्ट होने के पहले की। अब हम लिख लेते हैं द कंडीशंस टू बी कंप्लाइड विथ, कंडीशंस टू बी कंप्लाइड विथ subsequent to conversion of unlimited company into company limited by shares। जब कन्वर्ट हो गई उसके बाद भी कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है। पहला कि ये जो कंपनी है, कंपनी shall not change its name for a period of, कितने साल के लिए, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। कितने साल के लिए, 1 ईयर। कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्वर्जन। जब कन्वर्जन हुआ उसके 1 साल तक कंपनी अपना नाम चेंज करेगी नहीं। एंड सेकेंड कंडीशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, कंपनी शाल नॉट डिक्लेयर और डिस्ट्रीब्यूट, क्या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, डिविडेंड अपने मेंबर्स को विदाउट satisfying the past debts incurred before conversion। यानी आपका एप्लीकेशन अप्रूव हुआ था, आप कन्वर्ट हो गए, लेकिन आपने कुछ आश्वासन दिए थे क्रेडिटर्स को कि ठीक है हम पे कर देंगे। तो जब तक कि आप सारे पास्ट डेट्स को पे आउट नहीं कर देते, आप अपने प्रॉफिट को एज अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं अपने मेंबर्स को। तो ये दो कंडीशंस आपको कन्वर्जन के बाद भी फुलफिल करनी है। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है एमओए। क्या खत्म होता है, एमओए। कुछ केस लॉज है एमओए के 15-16, लेकिन केस लॉज हम कैसे करेंगे मैंने आपको बताया। चैप्टर खत्म होने के बाद मैं पूरा एक लेक्चर लेके आऊंगा सिर्फ केस लॉज का, ताकि एग्जाम के टाइम पे जब मैं आपको एक प्लेलिस्ट दूं केस लॉ सीरीज का, तो वो 18 चैप्टर का एक 18 वीडियो हो आपके पास, जिसमें सारे केस लॉस कंपनी लो के हो। तो आपको कभी केस लॉस देखना हो तो सीधा उस प्लेलिस्ट में जाके आप देख के उसको फटाफट से पढ़ सके। एमओ यहाँ पे खत्म हुआ, इसके केस लॉस बचे हैं, तो वो हम अभी मैं आपको एओए जब खत्म करवा दूंगा उसके बाद एमओए एंड एओए पूरे चैप्टर्स में जितने भी केस लॉस है उसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जैसे हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज के करे थे। आपके मॉड्यूल में इतना सा लिखा है, उसको हम नहीं देखेंगे, क्या हुआ था केस, स्टोरी फॉर्म में केस को आगे समझेंगे ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। अब आज का लेक्चर यहाँ पे रोकेंगे नहीं हम, क्योंकि अभी तो हम एओए भी आज पढ़ेंगे, थोड़ा सा एओए को शुरू करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली कल की क्लास में हम खत्म कर देंगे चैप्टर को। एओए बहुत ज्यादा बड़ा है नहीं, उसको हम खत्म कर देंगे। ठीक है, आ जाइए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और देखो, मैं आपको बताऊं, एक एक बच्चे का मेरे को भी मैसेज आया था कि सर क्या 4 महीने इनफ है क्या, पढ़ के पास, ग्रुप को पास करना या दोनों ग्रुप को पास करना या रैंक लाना वगैरह वगैरह। जिसके भी दिमाग में डाउट है मैं उसको एक चीज बता दूं। देखो, इफ यू गिव योर सेल्फ 30 days टू क्लीन योर हाउस, आप देख लेना, देखे, इफ यू गिव योर सेल्फ 30 days टू क्लीन योर हाउस, देन यू विल टेक 30 days टू क्लीन योर हाउस। बट इफ यू गिव योर सेल्फ 3 days टू क्लीन योर हाउस, यू विल डेफिनेटली डू इट इन द नेक्स्ट 3 days। और यही होता है आपकी लाइफ की दूसरी चीजों में भी। अगर आप अपने दिमाग को यूं बोले कि नहीं यार मेरे को तो 30 दिन लगते हैं ये खत्म, आपको 30 दिन नहीं लगेंगे। लेकिन आप दिमाग को बोलेंगे कि नहीं, इसको तो मैं 3 दिन में खत्म करूंगा, तो आप 90% तो 3 दिन में खत्म कर ही देंगे, पूरा नहीं तो। आपका दिमाग बहुत पावरफुल है। लॉर्ड रवि किशन ने तो बोला ये कि दिमाग कितना पावरफुल है, बोला उन्होंने कि नॉलेज
या पैसा? नॉलेज माय ब्रदर, मनी फॉलोज। मनी फॉलोज बोला है, लॉर्ड रविकिशन बोल के गए कि मनी फॉलोज, नॉलेज लेना है। तो दिमाग जो है उसको हटाओ। आपका दिमाग बहुत मजबूत चीज है। आप अगर ढीलापनी करोगे कि यार मेरे को 30 दिन लगेंगे ये काम करने में, तो आपको 30 दिन लगेगा। आपके दिमाग में आपने सोचा कि यार 4 महीने तो कम है, इसके लिए तो कम से कम 7 महीने चाहिए, तो आपको तो 7 महीने ही लगेंगे फिर। लेकिन आपने सोचा कि यार 4 महीने में तो 3 महीने में खत्म कर दूंगा, तो 20 दिन बच जाएंगे आपके 4 महीने में से। तो इसका जवाब मैं आपको नहीं दे सकता हूँ कि क्या सर 4 महीने में पॉसिबल है कि नहीं है। सब पॉसिबल है, डिपेंड करता है आपका दिमाग को लेके आप किस वे में सोच रहे हैं। ठीक है, आइए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 2, क्लोज 5। अब याद करिए, मैंने आपको एमओए का डेफिनेशन पढ़ाया था। अच्छा पहले मैं बता दूं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है क्या। इट इज रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कंपनी, मतलब हाउ कंपनी विल रन एंड गवर्न। मैंने बताया था इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि आपके घर में कुछ इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, रात को 11 बजे बाद घर में नहीं आना है, घर में आओगे तो ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, लगातार 2 बार हो गया तो ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आपके स्कूल में जब थे तो आपके स्कूल में इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन थे कि फुल स्लीव का शर्ट पहन कर नहीं आना है, हाफ स्लीव में आना है, बाल छोटे होने चाहिए, दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, अभी आप स्टूडेंट हो, समझ में आ रहा है, ब्लैक कलर के शूज होने चाहिए, टाई होना चाहिए, आई कार्ड होना चाहिए। ये सारे जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, इसका आप उल्लंघन करोगे सजा मिलेगी। बस वैसा ही है कंपनी को, वो स्कूल को चलाने के रूल्स थे, वो जो घर को चलाने के रूल्स थे, ऐसा ही कंपनी को चलाने के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको लिखना पड़ता है, तभी तो मुंह जबानी तो आप बोल अरे ऐसा कहाँ बोला था आपने, तो ऐसा बोला था, खत्म। लेकिन लिखे हुए को कोई झुटला नहीं सकता। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी के कहाँ लिखे होते हैं? एओए में। कहाँ लिखे होते हैं? एओए में। अब आइए सेक्शन 2 क्लोज 5। अब आप याद करिए सेक्शन 2 क्लोज 56 में मैंने आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का डेफिनेशन जो लिखवाया था, अगर आपके पास लिखा हुआ है उसको खोल लीजिए। सेम टू सेम डेफिनेशन में लिखा रहा हूँ। क्या बोलता है सेक्शन 2 क्लोज 5? बोलता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मीन्स, क्या बोलता है कि आर्टिकल मीन्स, ऐसा लिखो, जैसा उसमें लिखा था वैसा ही लिखो। क्या बोलता है? आर्टिकल मीन्स, उसमें मैंने क्या लिखा था? मेमोरेंडम मीन्स। यहाँ क्या लिखा रहा हूँ? आर्टिकल मीन्स क्या? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज ओरिजिनली framed by company or altered from time टू टाइम। लिखा था ऐसा कुछ। मेमोरेंडम का डेफिनेशन क्या लिखा था? मेमोरेंडम मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज ओरिजिनली फ्रेम्ड बाय कंपनी और अल्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम। यही मैंने लिखा दिया आपको। आर्टिकल मींस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज ओरिजिनली फ्रेम्ड बाय कंपनी और अल्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर द कंपनीज एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ। बराबर है। अब ये तो लॉ मेकर ने लिख दिया, लेकिन मैंने क्या बोला था? लॉ मेकर कौन है? कनिया। तो हमको समझना पड़ेगा यहाँ पे क्या लिखा है, वहां पे क्या लिखा है, वहां पे क्या लिखा है, वो मिला के नहीं समझोगे तो वो आपकी गलती है, उनकी नहीं है। उनकी गलती नहीं होती है। उन्होंने तो कह दिया, शॉर्ट में आपको डिटेल में समझना पड़ेगा, और जो उन्होंने कहा है उसके बरक्स समझना पड़ेगा, वरना तो झगड़े का घर है। आओ, तो यहाँ पर अब हम लिंक करेंगे। क्या लिंक करेंगे? वहां पे क्या लिंक करा था? सेक्शन 4 सबसेक्शन 1। यहाँ क्या लिंक करेंगे? यहाँ पे हम लिंक करेंगे सेक्शन 5 सबसेक्शन 1। एज ओरिजिनली फ्रेम्ड बाय कंपनी। तो कंटेंट क्या होगा? क्या फ्रेम्ड करेगी? क्या फ्रेम्ड करेगी? तो फ्रेम्ड करेगी इंटरनल रेगुलेशंस। क्या फ्रेम करेगी? इंटरनल रेगुलेशंस। एक और सेक्शन लिंक करो। क्या लिंक करने का हमको? सेक्शन 5 सबसेक्शन 6, कि ये जो फ्रेम करेगी इसका फॉर्मेट क्या होगा? आर्टिकल का रेगुलेशन लिखने का फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मेट तो क्या लिखा है सेक्शन 5 सेक्शन कहाँ पे होगा फॉर्मेट? इन
टेबल एफ किसका? शेड्यूल वन का। उसमें फॉर्मेट लिखा हुआ है। कितने रेगुलेशंस है? टोटल रेगुलेशंस है टेबल एफ में 91। कितने रेगुलेशंस है? 91। आओ थोड़ा सा चखा दूं आपको। आ जाओ। टेबल एफ चखे ना थोड़ा सा। रूल्स। एक्स पे आओ, एक्स पे आए। आओ। ये है अपना शेड्यूल वन। शेड्यूल वन का ये है अपना टेबल एफ। ठीक है। ये नीचे खुल गया देखो। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ये इसका फॉर्मेट दिया हुआ है। कितने रेगुलेशन है इसमें? ओ माय गॉड। जब आप नीचे तक आएंगे तो कुल मिला के टोटल 91 रेगुलेशंस है। अब 91 है कि नहीं वो देखने तो मैं आपको बताऊं। ये अपने खोल लेते हैं। हम्म, देखो। ये है कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें क्या लिखे होते हैं? बस ये रूल्स एंड रेगुलेशंस। शेयर कैपिटल के बारे में, इंटरप्रिटेशन के बारे में, ये वगैरह 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 वगैरह। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। बराबर। कुल मिला के 91 होते हैं। 91 ठीक है। 92 में अदर्स होता है। अदर्स में कुछ लिखा हुआ होता नहीं है। तो 91 रेगुलेशंस होते हैं टेबल एफ के अंदर। तो फॉर्मेट मैंने क्या बोला? ओरिजिनली फ्रेम्ड। फ्रेम्ड कहाँ पे किया हुआ है? फ्रेम कहाँ पे किया हुआ है? टेबल एफ के अंदर। टेबल एफ और शेड्यूल वन। कितने रेगुलेशन फ्रेम्ड है? टोटल रेगुलेशन फ्रेम्ड है 91। कितने? 91। चलो। अब यहाँ आइए। अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्या आर्टिकल के जो रेगुलेशंस है, जो अंदर क्लोज है, क्या उसको अल्टर किया जा सकता है क्या? तो बिल्कुल किया जा सकता है। तो टू अल्टर एओए, कौन सा सेक्शन हमको देखना पड़ेगा? सेक्शन 14 सबसेक्शन 1। कौन सा सेक्शन? 14 सबसेक्शन 1। क्या बोलता है 14 सबसेक्शन 1? अल्टर किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? बीआर पास करिए, एसआर पास करिए। एसआर पास करेंगे तो एमजीटी 14 आपको फाइल करना पड़ेगा। इस तरीके से आप अल्टर कर देंगे। मैंने एक सेक्शन आपको लिंक कराया था वहां पे एमओए में। वो सेक्शन हम यहाँ पे लिंक करेंगे। कौन सा लिंक करेंगे हम? सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या बोलता है जल्दी बताइए। एनीथिंग। रिटर्न इन एमओए और एओए which is contrary। क्या है वो? contrary है। किससे? contrary टू what is written in कंपनीज एक्ट 2013 shall be। क्या है वो? void है। और ये एक केस में भी लिखा है। कौन सा? माधव आप्टे केस। कौन सा केस है? माधव आप्टे केस। ये उसमें भी डिसाइड हुआ है और ये सेक्शन 6 में लिखा है। सेक्शन 6 के बाद एक और सेक्शन वहां मैंने आपको लिंक कराया था। याद करिए जल्दी। कौन सा? सेक्शन 399। क्या बोलता है सेक्शन 399? कि आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, ये जो एओए है, एओए शाल बिकम, क्या बन जाएगा ये? इट शाल बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट। क्या बनेगा? पब्लिक डॉक्यूमेंट। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर एमसीए डॉट गवर्नमेंट डॉट इनकी वेबसाइट पर जाएगा, जो मिनिमम अमाउंट पे करने का है वो करेगा, तो वो इस पब्लिक डॉक्यूमेंट को देख पाएगा, एओए को देख पाएगा। ये सब कुछ मैंने लिंक कराया था क्या आपको? कराया था। अब ये दोनों के साथ, यानी ये एक केस लो हुआ है। क्या केस लो हुआ है? केस लो हुआ है अपना रंगाराज। क्या है? रंगाराज वर्सेस गोपाल कृष्णन। क्या हेल्ड हुआ? क्या हेल्ड हुआ इस केस लो में? जल्दी बताइए। क्या हेल्ड हुआ इस केस लॉ में? हेल्ड हुआ कि ये जो एओए है, एओए इज बाइंडिंग ऑन शेयर होल्डर्स एंड कंपनी। किस पे बाइंडिंग है ये? कंपनी पे भी बाइंडिंग है, कंपनी के शेयर होल्डर्स पे भी बाइंडिंग है। यानी जो उसमें लिखा है उसके बरक्स आप कुछ काम कर पाएंगे नहीं।
अगर आपको उसके बरक्स कुछ काम करना है, सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 में जाइए, बीआर पास करिए, एसआर पास करिए, आर्टिकल को अल्टर करिए। अल्टर भी क्या काम कर पाएंगे? ऐसा कुछ अल्टर नहीं कर पाएंगे कि जो एमओए से कॉन्ट्रारी हो जावे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये है, मैं आपको कल जब लास्ट लेक्चर है, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ डिस्कशन नहीं करेंगे, हम करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन। तो जब मैं आर्टिकल यानी ये चैप्टर खत्म करूंगा, तो केस लॉ सीरीज से पहले फिर मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। हम लगे रहो मुन्ना भाई मूवी का एक सीन देखेंगे। उस सीन में से मैं आपको बताऊंगा कि एमओए क्या है, एओए क्या है और कंपनीज एक्ट क्या है, ताकि आप जिंदगी में कभी उसको भूल ना पाए। और कभी अगर मैं डेमोन्स्ट्रेट करना भूल जाऊं तो मेरे को याद दिला देना कि सर आपने बोला है कि आप लगे रहो मुन्ना भाई मूवी दिखा के, उसका एक 5 मिनट का सीन दिखा के हमको एओए एमओए और कंपनीज एक्ट की हायरार्की समझाने वाले हैं। बराबर। तो ये बाइंडिंग है। अगर आपको ऐसा कुछ काम करना है जो एओ में नहीं लिखा है, तो पहले उसको अल्टर करिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके, और फिर बाद में वो काम करिएगा। ठीक है। आइए अब कुछ बात है। अभी तक इतना सारा हमने पढ़ लिया, सेक्शन 5 सबसेक्शन 1, सेक्शन 5 सबसेक्शन 6, ये सब लिंक करा हमने। ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया सेक्शन 5 सबसेक्शन 6 में क्या, कि भाई वो जो फॉर्मेट है एओए का, वो कहाँ पे है? तो भाई टेबल एफ में। ये हमको बोला है सेक्शन 5 सबसेक्शन 6 ने बोला है। ठीक है। लेकिन सेक्शन 5 सबसेक्शन 7 क्या बोलता है? सेक्शन 5 सबसेक्शन 7 बोलता है कि ये जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ एओए कहाँ दिया है? गिवन इन, कहाँ पे? टेबल एफ। ये जो फॉर्मेट दिया है टेबल एफ पे, जिसमें कितने रेगुलेशंस है? कुल मिला के 91 रेगुलेशंस है। ये हमको बोला हुआ है 5 और 6 में। टेबल 5 7 क्या बोलता है कि भाई जो फॉर्मेट ऑफ एओए जो दिया है टेबल एफ में, जिसमें 91 रेगुलेशंस है, ये इसमें भले दिया है, लेकिन सेक्शन 5 सबसेक्शन बोलता है कंपनी कैन मेड इट्स ऑन एओए, मतलब नॉट इन फॉर्मेट ऑफ टेबल है। इससे क्या मालूम चला? क्या कंपनी ये कर सकती है? यानी आप मेरे को बताइए कि जो टेबल एफ में फॉर्मेट दिया है आपको एओए का, जो मैंने आपको दिखाया, तो क्या वो कंपलसरी है? नहीं। वो एक फॉर्मेट आपको दे दिया है, एक गो टू फॉर्मेट, एक आइडियल फॉर्मेट जो बना दिया है, लेकिन क्या उसी फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा? नो, इट इज नॉट कंपलसरी। कंपनी चाहे तो अपने खुद के हिसाब से भी एओए को बना सकती है। उसको ध्यान क्या रखना है कि वो ऐसा कुछ ना लिख दे कि जो एमओए से या कंपनीज एक्ट से कॉन्ट्रारी है। अगर वो ऐसा कुछ नहीं लिखती है, तो उसके लिए ये कंपलसरी नहीं है कि उसको टेबल एफ के फॉर्मेट में ही एओए बनाना पड़ेगा। वो अपने हिसाब से भी अपना एओए बना सकती है। मतलब टेबल एफ में 91 रेगुलेशंस है, हो सकता है कंपनी ने अपना एओए बनाना है, उसके 130 रेगुलेशन हो गए। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा कोई रेगुलेशन उसको मिस नहीं करना है जो टेबल फॉर्मेट में दिया हुआ है, वरना क्या होगा वही मैं आपको बताऊंगा। तो इससे क्या मालूम चला कि भाई ये जो फॉर्मेट है ये कंपलसरी है? नो, इट इज एन ऑप्शनल। लेकिन जब भी वो ऐसा करती है कि वो टेबल एफ के फॉर्मेट को नहीं यूज कर रही है, अपना खुद का एओए बना रही है, तो उसको एओए के स्टार्टिंग में एक लाइन लिखनी पड़ेगी। क्या क्या लाइन लिखनी पड़ेगी? इट जस्ट नीड टू राइट दैट टेबल एफ इज नॉट एप्लीकेबल टू अवर कंपनी। क्या लाइन लिखनी पड़ेगी? टेबल एफ इज नॉट एप्लीकेबल कंपनी। तो सेक्शन 5 सब सेक्शन 6 ने फॉर्मेट बताया, सेक्शन 5 सब सेक्शन ने बोला, 7 ने बोला कि ये जो फॉर्मेट है ये कंपलसरी नहीं है। कंपनी चाहे तो अपने हिसाब से अपना एओए बना सकती है। उसको खाली क्या ध्यान रखना है कि जब वो अपने हिसाब से बना रही है तो उसको एक लाइन लिखनी है। क्या लाइन लिखनी है? कि टेबल एफ इज नॉट एप्लीकेबल टू आवर कंपनी। और ध्यान क्या रखना है कि कंपनीज एक्ट और एमओए से वो कॉन्ट्रारी नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्या बोला? ये चीज उसने बोली। अब सेक्शन 5 सब सेक्शन 8 भी आया पिक्चर में। सेक्शन 5 सबसेक्शन 8 पिक्चर में आया। अब उसने क्या बोला कि समझ लीजिए ये कंपनी है एबीसी लिमिटेड, इसने क्या बनाया? एओए बनाया अपना, टेबल एफ के फॉर्मेट में नहीं, इन इट्स ऑन फॉर्मेट, इन इट्स ऑन फॉर्मेट।
अपने खुद के फॉर्मेट में उसने एओए बनाया, अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। अब उसने बहुत सारे रेगुलेशंस लिखे, लेकिन उसका जो फॉर्मेट था एओए वो साइलेंट था। किस टॉपिक पे? किसी भी टॉपिक पे। अगर वो किसी भी एक चीज पे जो कि टेबल एफ में मौजूद है और आपके एओए में वो साइलेंट, यानी उसके बारे में आपने ने कुछ लिखा नहीं है जो टेबल एफ में है, तो क्या होगा? यानी समझ लीजिए, आप, मैं लिख के बताऊं क्या? इफ योर ओन मेड एओए इज साइलेंट ऑन any regulation which is there in table F, then तो क्या होगा? Then such provision या regulation of table F shall automatically apply। समझ में आ रहा है? अगर आपने भले ही कितने सारे प्रोविजन लिख दिए हैं, 90 थे, आपने यहाँ पे लिख दिए 130, लेकिन उसमें आपने एक ऐसे रेगुलेशन के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है जो टेबल एफ में है, तो फिर टेबल एफ का वो प्रोविजन ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। समझिए, ये कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ठीक है? एबीसी लिमिटेड ने क्या करा है? प्रिपेयर किया है। क्या प्रिपेयर किया है? एओए। किस में? इन इट्स ऑन फॉर्मेट। इन इट्स ऑन फॉर्मेट, उसने टेबल एफ वाला फॉर्मेट यूज नहीं किया है, ठीक है? अब उसके जो एओए था, यानी इसका ये जो एओ है, इट्स एओए सेज नथिंग अबाउट, सेज नथिंग अबाउट किसके बारे में? ऑन कॉल्स ऑन शेयर्स। शेयर्स पे जो कॉल्स मंगा रहे हैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। टेबल एफ में इसके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन तुमने इसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? जो एप्लीकेबल प्रोविजन है टेबल एफ का, टेबल एफ में ये कॉल्स ऑन शेयर्स के बारे में जो भी लिखा है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर आपने टेबल एफ में 91 रेगुलेशंस है, वो जो जिन जिन चीजों पे वो बात कर रहा है रेगुलेशन, आपने उन सारी चीजों पे बात कर ली है, तो ठीक है। लेकिन किसी चीज पे आप रूल या रेगुलेशन बनाना भूल गया जो टेबल एफ में था, तो टेबल एफ ऑटोमेटिकली उस पोर्शन के लिए ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। सिर्फ इतना नहीं है, अभी और एक और सिचुएशन, सिचुएशन टू। ये पहली सिचुएशन हो गई। अब सिचुएशन टू, मैंने आपको बताया कि कंपनी खुद का एओ बना सकती है, लेकिन उसको एक लाइन लिखनी पड़ेगी। क्या? द टेबल एफ इज नॉट एप्लीकेबल टू आवर कंपनी। अब आप मेरे को बताइए कि ये जो एबीसी लिमिटेड है, इसने क्या बनाया? एओए बनाया। किसमें बनाया? इन इट्स ऑन फॉर्मेट, टेबल ए को यूज नहीं किया है। लेकिन ये जो लाइन लिखनी थी, दैट टेबल एफ इज नॉट एप्लीकेबल टू आवर कंपनी, ये जो लाइन लिखनी थी, ये लाइन लिखी नहीं उसने। ये लाइन लिखना वो भूल गई, और उसने जो अपना एओए बनाया था उसकी फॉर्मेट का, उसके अंदर रेगुलेशंस थे कुल मिला के 180। कितने रेगुलेशंस थे? 180। और टेबल एफ में कितने रेगुलेशंस है? टेबल एफ में रेगुलेशंस है 91। अब मेरे को आप बताइए कि वो ये लाइन लिखना भूल गई है कंपनी के, टेबल एफ इज नॉट एप्लीकेबल टू अवर कंपनी, तो अब इस कंपनी पे कितने रेगुलेशंस एप्लीकेबल है? जो उसने 180 बनाया वो, या फिर ये 91, या दोनों कंबाइंड? अगर कंपनी ये लाइन लिखना भूल जाती है तो उस पे ये 180 रेगुलेशन जो उसका है वो तो एप्लीकेबल होंगे, ये जो 91 है वो भी एप्लीकेबल होंगे। कुल मिला के उस कंपनी पे कितने रेगुलेशन एप्लीकेबल हो जाएंगे? आप 270 रेगुलेशंस। ये बैरक लैंग्वेज में सेक्शन 5 और सेक्शन 8 में लिखा हुआ है। आप जब उसको पढ़ने जाएंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप 10 बार पढ़ेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा। ये मैं आपको उसका इजीएस्ट इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो अगर वो महज एक लाइन आपने खुद का एओए बना दिया, उससे काम चल जाएगा? नहीं। खुद का एओए बनाया, बनाइए, उसको यूज करिए, पर आपके एओए को शुरू करिए एक लाइन से, द टेबल एफ इज नॉट एप्लीकेबल टू आवर कंपनी, और फिर आपका एओए है, तो फिर आपने जो रेगुलेशन बनाए हैं वो आप पे लागू होंगे, और
टेबल एफ नहीं, वरना तो फिर दोनों आपके 180 तो लागू हो रहे हैं, 91 उसके भी लागू होंगे, 271 रेगुलेशन आप पे एप्लीकेबल होंगे। अच्छा, इसमें एक दिक्कत आएगी, एक दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी? वो बात करेंगे हम सिचुएशन 3 पे। समझ गए? आओ समझ लो कंपनी है ABC लिमिटेड। क्या करा इसने? एओए बनाया। किसके फॉर्मेट में? इन इट्स ऑन फॉर्मेट। मतलब टेबल एफ यूज नहीं करा। तो इनको क्या है, एक लाइन लिखनी है। कौन सी लाइन लिखनी है? दैट टेबल एफ इज नॉट एप्लीकेबल टू आर कंपनी। ये लाइन लिखना कंपनी भूल गई। क्या हुआ? ये लाइन लिखना कंपनी भूल गई। अब अब हुआ क्या? अब क्योंकि ये लाइन लिखना भूल गई, तो जो उसने अपना खुद का एओए बनाया है, उसमें कितने रेगुलेशंस है? 180। और जो टेबल एफ है, उसमें कितने रेगुलेशंस है? 91। कंपनी पे कितने रेगुलेशन अप्लाई होंगे? दोनों मिला के 270। लेकिन इसके जो 20 रेगुलेशंस है, और इसमें से भी जो 20 रेगुलेशंस है, जो एक ही सेम सेम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, उन दोनों में क्या हुआ है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं वो एक से। मतलब इसमें कुछ और बात लिखी है, समझ लो कि एक बात है शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स के बारे में, तो उसमें इसने जो रेगुलेशन लिखा है कुछ और बात लिखी है, और टेबल एफ में कुछ और बात लिखी है। तो अगर उसने वो लाइन लिख दी होती कि टेबल एफ इज नॉट एप्लीकेबल टू अवर कंपनी, तो ये बात आती ना, टेबल एफ सीधा पिक्चर से गायब हो जाता। लेकिन उसने ये लाइन नहीं लिखी है, तो अब टेबल एफ भी उस पर एप्लीकेबल हो रहा है, क्योंकि वो एक्सक्लूड हुआ नहीं है। आपको वो एक्सक्लूड कराना है, लेकिन आपने एक्सक्लूशन वाली लाइन लिखी नहीं, तो एक्सक्लूड हुआ नहीं। अब आप पे आपका एओ तो अप्लाई हो रहा है, और आप पे टेबल एफ के रेगुलेशन भी अप्लाई हो रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि 20 रेगुलेशन ऐसे हैं आपके 180 में से, कि जिनमें ऐसी बातें लिखी हुई है, जो उसके अंदर जो 20 रेगुलेशन है वो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। मतलब आपने कहीं पे लिखा था 100 रुपए, तो वहां पे लिखा है 1000 रुपए, एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूँ। वहां पे कहीं पे लिखा था कि ऐसा करना, तो वहां पे लिखा था वैसा करना है। तो अब ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। तो आप मेरे को बताइए, जब दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएंगे अगर, तो क्या प्रिवेल करेगा? व्हाट विल प्रिवेल? जल्दी बताइए, क्या प्रिवेल करेगा? जल्दी बताइए। ऐसा कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है कि आपके आपने अपने फॉर्मेट में एओए बनाया, लेकिन एक्सक्लूड करना भूल गए 91 को, ओ टेबल एफ को, तो वो भी रेगुलेशन आप पे अप्लाई हो रहे हैं। अब क्योंकि वो भी अप्लाई हो रहे हैं, अब दो चीज अप्लाई हो जाएगी, तो कॉन्ट्राडिक्शन तो होगा ना यार। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई और सर आपको कुछ पढ़ाएगा, तो कुछ चीजों पे कुछ तो कॉन्ट्राडिक्ट होंगे हम, कि यार ये सर ने तो ऐसा बोला था, वो सर ने तो ऐसा बोला था। ऐसा यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। तो अब सही क्या है फिर? क्या प्रिवेल कर जाएगा? अगर कुछ दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, तो प्रिवेल किसको करेंगे? क्या मान के चला जाएगा कि इसको मानेंगे? जल्दी बताइए, क्या प्रिवेल करेगा? कौन से 20 रेगुलेशन प्रिवेल करेंगे? तो यहाँ पे 20 रेगुलेशंस ऑफ कंपनीज ओन मेड एओए, यानी ये वाला, ये जो है ये प्रिवेल करेगा इसके इसके ऊपर। ये भी आपको सेक्शन 5 सबसेक्शन 8 में लिखा है। आप सोच रहे होंगे कि यार वो तो लॉ मेकर ने बनाया हुआ है, तो वो प्रिवेल करेगा। नहीं, आपने अपना एओए बनाया है, आप एक्सक्लूड कराना भूल गए हो 91 को, टेबल एफ को, तो अब अगर कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, तो आपने अपने लिए जो बनाया है वो वाला प्रिवेल करेगा एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। समझ में आया? तो कंपनीज ओन मेड एओए शाल प्रिवेल ओवर रेगुलेशंस ऑफ टेबल एफ। क्या बोला? क्या प्रिवेल करेगा? कंपनीज के ऑन मेड रेगुलेशन प्रिवेल करेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या, कि सेक्शन 5 सबसेक्शन 7 एंड सेक्शन 5 सबसेक्शन 8 कितनी इंपॉर्टेंट बातें कर रहा था, वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। आपको ऐसा हो तो एक बार सेक्शन 5 सबसेक्शन 8 पढ़ लेना। लो, मैं पढ़ लेना क्या, पढ़ा ही देता हूँ अभी आपको। अभी आपको मालूम चलेगा कि सेक्शन 5 सबसेक्शन 8 की लैंग्वेज क्या लिखी है लॉ मेकर ने। आपका दिमाग खराब कर देने वाली लैंग्वेज लिखी है। क्या लिखा है देखो। इन केस, ये देखो, पढ़ो खाली इसको। In case of any company which is registered after the commencement of this act, in so far as the registered
article of such company do not exclude or modify the regulation contained in the model articles applicable to such company. Those regulations shall, so far as applicable, be the regulations of that company in the same manner and to the extent as if they were contained in duly registered article of the company. क्लियर बोल क्लियर, देखा ना फिर हेरा फेरी, क्लियर बोल, सुपारी थूक के बाद क्या बोल रहा है लॉ मेकर, समझ ही नहीं पाओगे आप। ये तो मैंने अभी आपको बताया तो आपको समझ में आ रहा है कि फिर तो कुछ तो भी ऐसा कुछ लिखा है, वरना पहली बार पढ़ते हैं तो छोड़ देते हैं 5 को, क्या लिखा है इसको छोड़ो। तो क्या लिखा है, सिंपल लिखा है भाई कि अगर आपने अपना खुद का एओए बना लिया है तो आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि भाई टेबल एफ इज नॉट एप्लीकेबल टू अवर कंपनी। अगर वो लाइन आप नहीं लिखोगे तो आपके एओए के साथ साथ टेबल 9 के एफ के भी रेगुलेशन आप पे अप्लाई हो जाएंगे, जब तक के दोनों में से कुछ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। जब कुछ भी कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो आपका जो एओए है वो प्रिवेल कर जाएगा, बस इतना लिखा है, लेकिन कैसा घुमा दिया है। अब बताओ, अब फिर मैं ना बोलूं कि ये लॉ मेकर कोई कन्या है, बोलूं कि ना बोलूं, कैसी घुमा फिरा के बात लिखी है, क्या करूं फिर मैं यार। क्या होता है ये। चलो आ जाओ आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे। बस एओए के बारे में इतना था, अब हम बात करेंगे अल्ट्रेशन ऑफ एओए। क्या एओए को अल्टर किया जा सकता है, जब एमओए को अल्टर कर पा रहे हैं तो एओए को तो कर ही पाएंगे। कर पाएंगे, कौन से सेक्शन में लिखा है ये, सेक्शन 14 सब सेक्शन 1। क्या बोलता है सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 कि भाई हाउ इट विल बी डन, कैसे कर पाएंगे इसको। तो इसने बोला भाई कैसे करो, कुछ नहीं, पास करो क्या, बोर्ड रिजोल्यूशन, फिर पास करो क्या, स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करोगे तो एमजीटी 14 फाइल करना है आरओसी को, तो आपका काम हो जाएगा। प्रोसीजर देख ले शेयर होल्डर अप्रूवल वाला, क्या प्रोसीजर थी, बोर्ड मीटिंग होल्ड करो। बोर्ड मीटिंग होल्ड कैसे होल्ड होगी, तो सबसे पहले नोटिस भेजो, उनको नोटिस भेजो बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, क्या कि भाई हमको एओए चेंज करना है। नोटिस गई, बोर्ड मीटिंग होल्ड करो, कोरम को असटेंड करो, कोरम को असटेंड करा, उसमें डिसाइड करो हाँ जनरल मीटिंग करनी पड़ेगी। जनरल मीटिंग का नोटिस भेजो किसको, सारे मेंबर्स को, क्या बोलने का है कि भाई हमको एओए चेंज करना है। जनरल मीटिंग को होल्ड करो, जनरल मीटिंग हेल्ड करने के बाद क्या करो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास, कोरम असटेंड करा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, क्यों कि भाई हमारे को किसका स्पेशल रेजोल्यूशन, एओए चेंज करना है, एमजीटी 14 आरओसी को फाइल करो, खत्म। ये प्रोसीजर है। आपने आज से 90 क्लास के बाद वाले का भी जो कंटेंट है उसका प्रोसीजर आपने सीख लिया है, वो 3 प्रोसीजर में, समझ गए हो। अब यहाँ कुछ केस लॉस हुए, क्या हुआ, पहला केस हुआ नील वर्सेस बर्मिंगम। नाम सुना ना, स्पेलिंग देख लो, बर्मिंगम एक सिटी है, कहाँ पे, कहाँ पे है भाई, मेरे ख्याल में इंग्लैंड में है, लंदन में, तो लंदन तो खुद ही सिटी, यूके में, सॉरी। नील वर्सेस बर्मिंगम फ्रॉम ट्रैमवेज। क्या डिसाइड हुआ था इसमें, इसमें डिसाइड हुआ था कि भाई एओए मस्ट बी अल्टर इन गुड फेथ्स। मतलब एओए अल्टर किया जा सकता है, लेकिन अच्छी चीज के लिए उसको अल्टर करना है, किसी के साथ कांड करने के लिए नहीं, कुछ डिफॉल्ट करने के लिए नहीं, इन अ गुड फेथ में उसको अल्टर किया जाना चाहिए। दूसरा केस हुआ, दूसरा केस क्या हुआ, इवांस वर्सेस चैपमैन। क्या हुआ, इवान वर्सेस चैपमैन। इवान वर्सेस चैपमैन वाले केस में क्या हुआ, बोला कि भाई टू अल्टर क्या, एओए, जब आप एओए अल्टर कर रहे हो, नहीं ऐसा मत लिखो, इसको ऐसे लिखो तो आपको समझ में आएगा। मैंने आपको क्या बोला कि आपको एओए अल्टर करना है तो कैसे अल्टर होगा, कि आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। लेकिन यहाँ पे एक केस में सवाल उठा कि भाई एक स्पेलिंग मिस्टेक थी, स्पेलिंग मिस्टेक को भी हमको अगर चेंज करना है, एओए में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या कुछ ग्रामेटिकल एरर हो गया, उसको भी अगर हमको अल्टर करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको अल्टर करने के लिए भी हमको बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा पहला, और साथ में हमको क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन, और इस तरीके से वो अल्टर होगा। समझ में आ रहा है क्या। तो आज की क्लास को यहीं रोकेंगे हम, और मेरे ख्याल में मोस्ट प्रोबेबली जब नेक्स्ट क्लास होगी वो एमओए एओए की लास्ट क्लास होगी, तो हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, फिर आपके 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। फिर हम इसका एक केस लो सीरीज रख लेंगे, तो
पूरा डन एंड डस्टेड हो जाए और इसी तरह बाकी के जो 16 चैप्टर्स और हैं उसको हम खत्म करेंगे। आप फ़िक्र मत करिए, 20 अक्टूबर तक मैं आपका सिलेबस इंशाल्लाह खत्म कर दूँगा। ठीक है? तो मिलते हैं फिर कल इसी समय पे। ठीक है? टेक केयर।